नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात निकाय चुनाव की, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन का इंतजार पिछले 72 घंटे से पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था वो जारी हो चुकी है। ये नोटिफिकेशन इसलिए भी अहम है कि पिछली बार इसी पर पेंच फंसा था। वहीं बात होगी निकाय की चक्रवर्ती जंग में ओबीसी वोटर की, जिसको लेकर बड़ी गोलबंदी हो रही है। इसी के साथ बात होगी राजभर और दयाशंकर के बीच उस मुलाकात की जिसने गठबंधन की राजनीति को हवा दे दी है। और इन सबके बीच बात होगी राहुल गांधी पर बढ़ती मुकदमों की मार की। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। चलिए विश्लेषण में सबसे पहले बात करते हैं निकाय की चुनावी जंग की, क्योंकि सरकार ने आरक्षण पर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कि कितनी सीट आरक्षित होगी और कितनी सीट ओबीसी कोटे की होगी, ये नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नोटिफिकेशन से निकाय चुनाव की आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और निकाय चुनाव में हुई इस देरी का फायदा किसको मिलेगा? शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। निकाय चुनाव पर नोटिफिकेशन जारी, खत्म होगी आरक्षण वाली लड़ाई। महिला मोर्चे से मिलेगी ताकत, नगर निगम में बड़ी सियासत। निकाय चुनाव पर आरक्षण को लेकर जिस नोटिफिकेशन का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को था वो जारी हो चुका है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपी के सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषद के साथ साथ सभी 545 नगर पंचायतों पर आरक्षण की तस्वीर साफ कर दी है। इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। आपको बता दें कि 17 नगर निगम में से आगरा को अनुसूचित जाति महिला और झांसी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, जबकि शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, तो फिरोजाबाद, सहारनपुर और मेरठ ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन को आरक्षण वाले कोटे से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है, क्योंकि आज नगर विकास विभाग ने 760 जो निकाय हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसे जारी कर दिया। यानी सीटों का क्या आरक्षण होगा, आज नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने उस लिस्ट को घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और इस बार जो ये लिस्ट जारी की गई है, जो पिछड़ा कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो बदलाव हुए हैं उसमें नगर निगमों में 6 सीटों में बदलाव हुआ है, जबकि अगर महिलाओं की बात करें तो अब महिलाओं के लिए तकरीबन 33 सीटें बढ़ी हैं। यानी दिसंबर में सरकार ने जो अनंतिम सूची जारी की थी उसके मुकाबले इस बार महिलाओं के लिए 33 सीटें बढ़ गई हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए तकरीबन 8 सीटें बढ़ी हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 1 सीट अब जो डेडिकेटेड कमीशन बना था ओबीसी का उसकी रिपोर्ट के बाद बढ़ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस नोटिफिकेशन से निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर 6 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पिछली बार इसी पर पेंच फंस गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। उच्च न्यायालय में बात गई और उच्च न्यायालय ने कुछ हमें सूचनाएं दी थी। उसमें एक सूचना थी कि आयोग का गठन किया जाए, दूसरी सूचना थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव अगर नहीं हो पाता है व्यवस्था तो करा दिया जाए। हमने ये कहा था कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई मार्च महीने में 9 तारीख को, और उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया और हमें शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। उसी आदेश के क्रम में आज का ये नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर रहे हैं।
लेकिन इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के आखिर में या फिर मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और मुझे विश्वास है कि इस बार बड़ी संख्या में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी। डेमोक्रेसी में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिस जनता ने 2014, 2019, 17, 22 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मैंडेट देके योगी मोदी जी को सत्ता में लाने का अवसर दे दिया, वही जनता पूरी ताकत के साथ फिर हमारे साथ खड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि निकाय चुनाव में हुई इस देरी का फायदा किसे मिलेगा? क्या भाजपा इस देरी का फायदा उठाएगी या फिर सपा अपनी साइकिल दौड़ाती नजर आएगी? लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बात निकाय की चक्रवर्ती जंग ओबीसी वोटर किसके संग? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी, अब उसी ओबीसी वोट को लेकर भाजपा बड़ी गोलबंदी कर रही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी लाइन तय कर ली है। भाजपा की नजर ओबीसी पर है तो सपा की नजर दलित पर। निकाय की चक्रवर्ती जंग ओबीसी वोटर किसके संग? सबसे बड़ी सेंधमारी निकाय के जरिए 24 की तैयारी। जिस ओबीसी आरक्षण के चलते निकाय चुनाव में पिछले साल अड़ंगा लगा था, अब उसी निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए भाजपा ओबीसी वोट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने में लगी है, क्योंकि एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की। वहीं अब भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी 7 मोर्चों के अध्यक्ष के साथ बैठक कर साफ कर दिया कि ओबीसी वोटर उसके सबसे बड़े एजेंडे में है और अब 6 अप्रैल को भाजपा अपने स्थापना दिवस के दिन एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ओबीसी मोर्चे की तरफ से गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान की लॉन्चिंग करेंगे, जिसके माध्यम से हम पिछड़े वर्गों के प्रत्येक घर तक अपनी पहुंच बनाते हुए पार्टी के द्वारा घोषित पोस्टर और हैंडबिल के माध्यम से हम पिछड़े वर्गों के बीच में जाएंगे। भाजपा ने इस अभियान को लेकर जो पोस्टर जारी किया, उसमें ओबीसी समाज के लिए किए गए काम की जानकारी। भाजपा ने ये बताने की कोशिश की कि सरकार में 52 में से 22 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, यानी मंत्रिमंडल में 41% हिस्सेदारी ओबीसी समाज की है। अखिलेश यादव जी कुछ डरे से हैं, मुझे लगता है कुछ सहमे से हैं। कई बार उनके नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि मरवा देंगे, समथिंग ऐसी बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल से कुछ समाजवादियों में कुछ ना कुछ थोड़ी दहशत है, कुछ खतरा है। और खतरा किससे? ऐसा डेमोक्रेसी में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिस जनता ने 2014, 2019, 17, 22 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मैंडेट देके योगी मोदी जी को सत्ता में लाने का अवसर दे दिया, वही जनता पूरी ताकत के साथ फिर हमारे साथ खड़ी है। अखिलेश जी को मालूम है कि इस प्रदेश में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के पास में कुछ मुद्दे तो है नहीं, तो तमाम प्रकार से, और खासकर आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो ये जातिवाद को उभारने का प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर अब इनके पास कोई मुद्दा ना होकर, और आपने देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष और खासकर उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में कहीं रामचरितमानस का विवाद लाएगा और कहीं जाति गणना की बात करने लगेगा, तो ये सारा विषय है कि लोगों भ्रमित ना होने पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविकता में जिस हिसाब से सरकार ने और हर तबके के लिए, हर समाज के लिए, जो उनके उत्थान के लिए जो काम किया है, खासकर ओबीसी समाज के लिए, तो वो उनके विषय, उनके बीच में जाकर उनको बताने की भी आवश्यकता है, उनको बताया भी जाए ताकि कोई गुमराह ना हो सके। भाजपा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम के जरिए सूबे में सियासी हलचल बढ़ाने वाली है, जिसमें सावित्रीबाई फुले की जयंती पर प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद, तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर अनुसूचित मोर्चा के साथ ओबीसी मोर्चा अलग अलग कार्यक्रम करेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा निकाय चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करेगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी लाइन पहले से ही तय कर ली है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जो निकाय के चुनाव होने हैं उसे हर एक सियासी दल सेमीफाइनल की तरह ले रहा है। बीजेपी का फोकस जहां ओबीसी वोट बैंक पर है, जहां बीजेपी इस कोशिश में है कि कैसे ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ा जाए और स्थानीय निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ये रणनीति तैयार की है कि कैसे दलित समाज को और ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ा जाए, जिससे कि इस चुनाव में उसे ज़्यादा सफलता मिल सके। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार निकाय चुनाव को लेकर कुछ अलग तैयारी की है। बीएसपी का फोकस महिला वोट बैंक पर है और बीएसपी को ये लग रहा है कि अगर महिला वोटर उसके साथ आ गई तो इस बार निकाय चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दे सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जातीय गोलबंदी सपा से लेकर भाजपा और बसपा बना रही हैं, वो निकाय की पिच पर क्या काम कर पाएंगे? लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बात दया शंकर और ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई उस मुलाकात की जिसने निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल को तेज कर दिया है, क्योंकि आज ही परिवहन मंत्री दया शंकर और ओम प्रकाश राजभर के बीच एक मुलाकात हुई जिसे दोनों ने तो शिष्टाचार बताया, लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब निकाय चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है, जिसे अब गठबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। राजभर दयाशंकर की मुलाकात, क्या गठबंधन पर हुई बात? शहर में सरकार बनाने की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत की जंग को लेकर सियासी जोर आजमाइश तेज हो गई है, क्योंकि जहां एक तरफ राजनीतिक दल जातीय गोलबंदी के सहारे अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर के बीच हुई मुलाकात ने सियासी गर्मी बढ़ा दी, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब निकाय चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही। यही वजह है कि राजभर और दयाशंकर के बीच हुई मुलाकात के बाद भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन की चर्चा फिर एक बार तेज हो गई है। हालांकि दोनों ही नेता गठबंधन की बात को शिष्टाचार वाली भेंट बताकर टालने की कोशिश करते नजर आए। हम लोग दोनों लोग एक ही अखाड़े के पहलवान हैं। फर्क कितना है कि इनका अखाड़ा दूसरा है, हमारा अखाड़ा पार्टी दूसरी है, इनकी पार्टी दूसरी। ये आपने कहा समाज से भी हैं, हम भी समाज से भी हैं, तो दोनों लोग जनता की सेवा के लिए ही है। क्या बातें हुई सर, चर्चा क्या? कोई बातचीत नहीं, बस चाय पीना और वही एक अपनी विधानसभा में एक बस अड्डा बनाने की बात को लेकर चर्चा हो रही थी, तो वही जमीन उमीन को लेकर के कैसे हो। वो हमारे यहाँ कासिमाबाद में कट वाला है, तो इनको भी सुविधा होती है, हमको भी होती है, जो उधर के जनप्रतिनिधि हैं सबको होती है, उसी पे चर्चा और कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग की मुलाकात सदैव होती रहती है। हम लोगों के विधानसभा भी अगल बगल है, तो हम लोग सदैव मिलते रहते, पहले भी मिलते रहते थे और अभी भी मिलते हैं। हम लोग की राजनीतिक चर्चा तो सदैव होती रहती है, हर मुद्दे पर चर्चा होती है। जो पहले भी जब आप हम लोग के खिलाफ में लड़ते हैं तभी चर्चा होती है, तो राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलेगा तो चर्चा तो करेगा ही आपस में। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच आज दोपहर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर से मुलाकात करके सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दोपहर लगभग 1 बजे दया शंकर सिंह पार्क रोड स्थित सुभाषपा कार्यालय पहुंचे और ओम प्रकाश राजभर के साथ चाय पी। दोनों के बीच में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। उस दौरान ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे भी वहां पर मौजूद थे। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर वो कोई नया गठबंधन तैयार कर रहे हैं, इस सवाल को दोनों ही नेताओं ने बड़ी खूबसूरती से टाल दिया। दोनों की ये सियासी मुलाकात के मायने कुछ भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये मुलाकात चुभने वाली है। लेकिन जब से राजभर सपा से अलग हुए हैं, राजभर ज्यादातर मोर्चों पर भाजपा के साथ ही खड़े नजर आते हैं। फिर चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा में खुलकर सपा की मुखालफत करना हो। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या राजभर निकाय की लड़ाई भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर कुछ और होगा? भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का निर्णय होगा। वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं राजभर जी, किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है। फिर मुख्यमंत्री का विवेक होता है कि गठबंधन में से किसको मिनिस्टर बनाना है और पार्टी में से किसको बनाना है।
तो राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता। वैसे भाजपा के लिए राजभर पूर्वांचल में फायदे का सौदा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2022 में राजभर ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जहां सपा गठबंधन की सीट तो बढ़ी लेकिन भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ और अब भाजपा नहीं चाहती कि उसका कोई नुकसान हो। उधर राजभर के लिए मुश्किल ये है कि उनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो पाती। वो पिछले 8 महीने से भाजपा की हाँ का इंतजार कर रहे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि ये शिष्टाचार वाली भेंट क्या अपने अंजाम तक पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी तो इसका समाजवादी पार्टी पर क्या असर होगा, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। बात राहुल पर मुकदमों की मार, सियासत धुआंधार, क्योंकि सांसदी जाने के बाद भी राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाले बयान पर मुश्किल खत्म नहीं हो रही है। अब पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल को समन जारी कर दिया, 12 अप्रैल को हाजिर होने को भी कह दिया, लेकिन राहुल को एक मानहानि वाली चेतावनी ललित मोदी ने भी दी है। राहुल पर मुकदमों की मार, सियासत धुआंधार। पटना से जारी हुआ समन, 12 अप्रैल को कोर्ट में होंगे हाजिर। पहले राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, फिर सांसदी गई, अब बंगले पर तलवार लटक गई है। और इसके बाद भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सूरत जैसी एक मानहानि के दूसरे मुकदमे में 12 अप्रैल को पेश होने को कहा है। जो समन पटना की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया, वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील मोदी की तरफ से लगाई गई याचिका पर हुआ। एक चुनावी सभा में भाषण देते उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि उन्होंने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी हैं, जो मोदी सरनेम रखने वाले जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अपमानित किया है। मामला बहुत पुख्ता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत के कोर्ट ने उनको सजा दी है, इस मामले में भी और कोर्ट जो इसका संज्ञान लेगा और उनको उचित सजा देने का काम करेगा। लेकिन जहां राहुल की मुश्किल समन के बाद बढ़ती दिख रही, तो वहीं राहुल को मानहानि वाली एक और धमकी ललित मोदी ने दे दी। ललित मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है और कांग्रेस द्वारा खुद को भगौड़ा कहे जाने पर नाराजगी जताई है। जिस तरीके से राहुल गांधी के बंगला खाली करने को लेकर के नोटिस दिया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे एक मुहिम के तौर पे ले लिया है और हर जगह अब कैंपेन चला रही है, मेरा घर राहुल का घर। जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं और काफी आक्रामक हो गई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार वो कह रही है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता गई है और जिस तरीके से उनके घर खाली कराने को नोटिस दिया गया है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक द्वेष से भरा हुआ है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के मुखर रहेगी। और बनारस से अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने इसकी शुरुआत की है, जहां पे उन्होंने अपने घर के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया, मेरा घर राहुल का घर। अब देश भर में इस अभियान को बढ़ाया जा रहा है और इस मुहिम को आगे लेकर के चल रहे। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे कांग्रेस और आक्रामक होती है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि ललित मोदी को राहुल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात इतनी देर से क्यों याद आई? क्या ललित मोदी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि इस वक्त राहुल को लेकर देश की सियासत गर्म है। भाजपा से लेकर उनके तमाम विरोधी उन पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात यूपी के नए डीजीपी की, क्योंकि 31 मार्च को डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब सवाल इस बात का है कि डीएस चौहान के बाद यूपी का अगला डीजीपी आखिर कौन होगा? क्योंकि नाम रेस में है, लेकिन फाइनल नाम कौन होगा इस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। यूपी का डीजीपी कौन, खत्म होगा सस्पेंस। यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी, बड़ी है जिम्मेदारी। क्या कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर लंबे समय से इंतजार कर रहे सीनियर आईपीएस में से किसी एक को पुलिस प्रमुख की कुर्सी सौंपी जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि यूपी के कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा। अब पुलिस महकमा हो या फिर शासन या नेता, सब इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शासन की तरफ से डीएस चौहान के सेवा विस्तार का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया। ऐसे में सभी की निगाहें नए अफसर की तरफ लगी हुई हैं।
यूपी के कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान कल रिटायर होने वाले हैं और चौहान की जगह कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीएस चौहान 1988 बैच के आईपीएस अफसर थे। उन्हीं के बैच के आनंद कुमार और विजय कुमार सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यूपी के नए डीजीपी को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। जिन नामों की चर्चा हो रही उसमें मुकुल गोयल का नाम सबसे ऊपर है। मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीएस चौहान से पहले यही डीजीपी थे, लेकिन योगी सरकार उन्हें दोबारा डीजीपी बनाएगी, इसको लेकर संशय है। मुकुल गोयल के बाद 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार और विजय कुमार का नाम भी रेस में है। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल 2024 तक है। इन तीनों नामों के साथ ही 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता, 1990 बैच की रेणुका मिश्रा, बीके मौर्य और एसएन साबत भी डीजीपी की लाइन में हैं। शासन के सूत्रों का यह भी कहना है कि निकाय चुनाव होने तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को ही कार्यवाहक डीजीपी बनाकर काम चलाया जा सकता है। अब सवाल बड़ा है कि जो नाम रेस में हैं, उनमें से किसके नाम की लॉटरी लगती है, क्योंकि जितना बड़ा पद है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद 290 दिन बाद पधारेंगे श्री राम भव्य अयोध्या में दिव्य अवतार। क्योंकि रामनवमी के मौके पर जहां देश भर में जश्न और उत्साह है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो नजारा कैसा होगा। 290 दिन बाद पधारेंगे श्री राम भव्य अयोध्या में दिव्य अवतार। भाजपा के केशव का ऐलान, बताया अगली रामनवमी का प्लान। पूरे देश में रामनवमी की धूम है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब यह नजारा है तो तब क्या होगा जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि राम मंदिर बनने में अब सिर्फ 290 दिन बाकी हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि अगली रामनवमी बड़ी भव्य होगी। रामनवमी के अवसर पर आज प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भव्य नजारा देखने को मिला। 25 लाख से अधिक श्रद्धालु आज प्रभु राम की नगरी में पधारे और ये कहा जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को तांता लगता था, लेकिन जब से भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद ये भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जमकर सैलाब उमड़ा। सुबह 10 बजे तक ही अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके थे। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो रहा है। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य बल्कि कहीं शुरू हुआ है, तब से रामनगरी अयोध्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम बड़ी तेजी से चल रहा। हाल ही में जब सीएम योगी अयोध्या गए थे तो खुद मंदिर निर्माण का पूरा जायजा लिया था। अयोध्या से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।